अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन। काशिफ शबीर, तस्नीम समर क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से, काशिफ शबीर पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट कमेंटेटर हैं अब्दुल कदीर राना कराची से, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। ब्यूरो चीफ कराची हैं और बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात होगी। पहला मैच हो गया, आगाज़ हो गया PSL का, और जो एक्सपेक्टेशंस थी कराची किंग्स से उस पर वो पूरी नहीं उतरी। लोग बहुत मायूस हुए कराची किंग्स के पहले मैच से, लेकिन मुल्तान सुल्तान से एक्सपेक्टेशंस थी कि दिफाई चैंपियन है, उसके लिए मजबूत मैच होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से ग्राउंड में उतरना चाहिए। और साबित किया एक बार फिर रिजवान ने कि रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। 50 रन किए, नॉट आउट रहे, और यूं आसानी से मुल्तान सुल्तान ने यह मैच जीता। को मुश्किल दिखाई नहीं दे रही थी। 124 रन किए थे कराची किंग्स ने। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। काशिफ भाई, क्या सिचुएशन है कल के मैच की? पहले ज़रा सिचुएशन पे बात करूंगा, फिर मैं पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी विकेट की। विकेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो पिछले PSL ने दिखाया हमें कि विकेट बड़ी सपोर्टिंग थी। कल आप भी कह रहे थे बड़ी सपोर्टिंग विकेट होगी, रमीज़ राजा ने बहुत काम किया। ऐसा हुआ नहीं, स्लो ट्रैक था, स्लो साइड पे था और उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने। उन्होंने वेरिएशन फेंकी गेंद के अंदर, क्योंकि ऐसी विकेट के ऊपर जितना आप तेज़ आते हैं उतना आप आसान हो जाते हैं बैट्समैन के लिए खेलने में। और अगर आप वेरिएशन में हो और थोड़ी पेस चेंज कर रहे हो तो फिर वो मुश्किल होती है, और वही हुआ। बाबर आजम से भी कोई स्ट्रोक नहीं लग रहा था और शर्जील ने शुरू में लगाए स्ट्रोक, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट वॉज अराउंड 78-79, जो कि बाबर आजम के लेवल पे वो ठीक नहीं था। लेकिन बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो शुरू 50-60 से करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको तेज़ कर लेते हैं, लेकिन वो तेज़ का मौका नहीं मिला। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि शायद कराची किंग्स ने बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत थी। जब ये देख रहे थे कि रन्स की ज़रूरत है, स्ट्राइक रेट ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आमिर यामीन को इंट्रोड्यूस करा सकते थे, ग्रेगरी ऊपर आ सकते थे, नबी को उन्होंने भेजा ऊपर, लेकिन नबी नहीं चल सके, नबी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कल काफ़ी फंस रहे थे बैटिंग, सारे फंस रहे थे सिवाय शर्जील के, जो शुरू में अच्छा उन्होंने खेला। 43 रन की उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें एकदम से रह गई। और उसके बाद जब जो बॉलिंग थी, मैं समझता हूँ जिस तरह कल मैं आपसे कह रहा था कि स्पिनर्स जो हैं वो रोल प्ले करेंगे, और वही हुआ। इमरान ताहिर बहुत अच्छी बॉलिंग की, 16-17 रन उन्होंने दिए, 3 विकेटें भी ले ली 4 ओवर के अंदर। और उन्होंने गेंद को हवा दी, गेंद को फ्लाइट दी, गेंद को थोड़ा सा छोड़ा हवा में, और उससे जो था बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हुआ खेलने में। लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा क्रेडिट जो है इस गेम का सारे का वो जाता है विकेट के ऊपर, क्योंकि 125 का टोटल जो है वो दैट इज़ नॉट अ गुड टोटल फॉर टीम लाइक कराची किंग्स। तो इसलिए ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये सारा सिनेरियो था। अच्छा जी, तस्नीम, 124 वाज द टारगेट येस्टरडे। डू यू थिंक कि ये टारगेट थी किसी भी तरह डिफेंड किया जा सकता था? मुझे नहीं लगता कि ठीक है, पिच में बॉल फंस रहा था, सारा कुछ था, स्पिन को सपोर्ट कर रही थी पिच, बट 124 आई डोंट थिंक सो कि ये इनफ है कि आप इसको डिफेंड कर सकें। जी बिल्कुल, it would have taken some exceptional bowling performance. I think Kashif Bhai की analysis काफी सही है. It was a matter of not really taking stock of the pitch circumstances around you and maybe not being flexible with your batting order where you should have been. So not being in the moment and adapting plans. So I think इससे काफी factor हुआ था कल. And I think that if you don't have a pitch that's supporting your gameplay and the way that you usually approach a game, then you have to change how you approach it. And we didn't see that from Karachi Kings yesterday. So unfortunately, a target that was way too poor to be able to defend, and then bowling that wasn't up to the mark. And, you know, it was the expected loss in those circumstances. But I think that we are going to want to see better pitches. Some of it might just be, you know, first game, a little bit of inexperience, people are rusty. It does take a little bit to adapt to circumstances, particularly for players like Joe Clark, who are coming from totally foreign conditions. But that excuse doesn't really run past a match or two. So only time will tell whether Karachi Kings' balance, as we were talking about yesterday, is actually as good as it looks on paper. Achha, Tasneem, and I think so. We should give credit to Multan Sultan. Rizwan used his spinners very timely. Imran Tahir did an excellent job. So I think so. Credit goes to his spinners and captain as well. It's a very well-balanced side, and I think that captaincy is really valuable. As we saw, Rizwan absolutely led from the front, as we expect, or we've grown accustomed in the last year or so from seeing from him. So I think that absolutely credit goes to Multan Sultans, and it was somewhat expected. They're defending champions, like you mentioned. They've got a very strong side. हमने इमरान ताहिर के बारे में बात की, and he is
one of the most experienced T20 players in the world. I think he's played for more teams than anybody apart from Chris Gayle and maybe Cesaro Pereira. So that kind of experience is absolutely invaluable, and that's what he takes everywhere. So I agree with Kashif Bhai that there hopefully will be something more in the pitches for the spinners. But Imran Tahir is such an experienced man; he can produce it on any pitch, even those that don't necessarily support spinners. Bowling with variation is what he did, and that's probably what we'll have to see a lot more of in pitches like this if you're to see very low targets being defended. ये बात सही है। अच्छा जी, अब्दुल कदीर राना भी हमारे साथ हैं। ज़रा पूछता हूँ कि कराची की क्या सिचुएशन रही। कल कराची किंग्स हार गई, मुल्तान सुल्तान जीत गए। अब्दुल कदीर राना, क्या रहा ये बताएं, शायकीन क्या कहते रहे? कल काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कराची किंग्स से, सबको होस्ट है कराची किंग, वहीं पर मैचेस हो रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाई कराची किंग्स। हाँ बिल्कुल, ये सबको ही एक्सपेक्ट था, ख़ास तौर पे बाबर आजम से जो शायकीन हैं, बाबर आजम के फैंस हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी कि ये कराची किंग्स जो है बड़ा टारगेट देगी, लेकिन नहीं टारगेट दे सकी, जिसकी वजह से, और क्योंकि जब ये मैच चल रहा था और 124 का टारगेट दिया, उस वक्त ही बाज़ शायकीन तो स्टेडियम से निकल गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये अब जो है कराची किंग्स का जीतना मुश्किल है, क्योंकि उस तरफ रिजवान थे और काफ़ी मतलब मैंने देखा जाते हुए लोगों को, वो मतलब मैंने पूछा भी आप अभी से क्यों जा रहे हैं, अभी तो एक इनिंग्स हुई है, बोला नहीं अब जो है ना ये आराम से रिजवान है उस तरफ, और वो मुल्तान सुल्तान जो है वो कामयाब होगी। और फिर जैसे जैसे ही वो दूसरी इनिंग्स का स्टार्ट होता है, रिजवान जैसे ही स्टार्ट करता है तो मायूसी शुरू हो गई थी कराची किंग्स के जो फैंस थे, तो लेकिन बाज़ ऐसे भी थे कि ये पहला मैच है और एक में शिकस्त हो गई तो क्या बात है, आगे जो नेक्स्ट मैचेस होंगे उसमें जो है ज़रूर कराची किंग्स जो है कम बैक करेगी, और उन्हें उम्मीद है तमाम मैचेस जो है कराची जो है वो अपने जीतेगी। बहरहाल मायूसी ज़रूर हुई, पूरी उम्मीद भी है अगले मैचेस में कराची के जो शायकीन क्रिकेट हैं ये सूरत हाल, और बाज़ को मैंने देखा बड़े बड़े मायूस थे, जो नौजवान जो है वो जो बाबर आजम के फ़ैन थे वो परफॉर्म नहीं कर सके इस वजह से। अच्छा चले, बाबर आजम तो कर ही लेगा परफॉर्म, उसका हमें पता है कि वो एक आधा मैच को रेस्ट ले ले तो ले ले, वरना वो दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर आमने सामने हो, आपको तो पता ही है काशिफ भाई, एक तरफ रिजवान एक तरफ बाबर है, कोई भी किससे कम नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं अब्दुल कदीर राना, ये वैसे मज़े की है कि जब बाबर ने स्कोर नहीं किया 125 हो गया तो लोगों को पहले ही पता चल गया दूसरी तरफ रिजवान है भाई 50 तो कर ही जाएगा किसी ना किसी तरह। ये देखें आप, कॉन्फिडेंस देखें रिजवान पे। देखें यही प्रॉब्लम होता है बड़े प्लेयर का टीम के अंदर होने का, जहाँ उसका एडवांटेज होता है, जहाँ उसका फ़ायदा होता है, वहाँ उसका नुकसान भी होता है, क्योंकि पूरी टीम उसके इर्द गिर्द खेल रही होती है। अब सारी टीम कराची किंग्स को पता है कि हम स्कोर करें ना करें, बाबर आजम जो है स्कोर करेगा और वो मैच को आगे लेकर चले जाएगा। अगर आप कराची की बैटिंग लाइन देखें तो शर्जील, बाबर आजम, उसके बाद जो है आपको कोई उस पाए का, उस तरह नहीं नजर आएगा, उस लेवल का प्लेयर कोई नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम को अगर कराची किंग्स ने जीतना है तो बाबर आजम को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, बाबर आजम को 17-18 ओवर तक जाना पड़ेगा। PSL 6 में अगर आप याद हो आपको, तो जो कराची किंग्स मैच जीती उन सब में बाबर आजम ने लंबे लंबे स्कोर किए और विकेट पे रहे और उनके इर्द गिर्द जो है पूरी टीम रिवॉल्व करती रही। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी बाबर आजम को वो करना पड़ेगा, और यही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कराची किंग्स के लिए। उसके अलावा ये कि कराची किंग्स की बॉलिंग का अटैक भी उस मौसर अंदाज में नहीं आया। आप देखें, अगर आप मुल्तान सुल्तान की बैटिंग देखें तो शान मसूद तकरीबन 140-45 का स्ट्राइक रेट, रिजवान को देखें 110 का स्ट्राइक रेट, सोहेब मकसूद को देखें तो फिर 100 के करीब स्ट्राइक रेट, तो उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी मेंटेन किया और उसको आगे लेकर चले। मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपने अपना जो स्ट्राइक है उसको रोटेट करते रहना। अगर आपसे शॉट्स नहीं लग रही, चौके छक्के नहीं लग रहे, एटलीस्ट सिंगल डबल लेकर आप उसको 6-7 के एवरेज। अच्छा वैसे अगर आप समझते हैं 150 तक स्कोर होता तो शायद थोड़ा मुश्किल बन सकता था। शुरू में कमेंटेटर जो थे वो विकेट को देखने के बाद सारे एक्सपेक्ट 140-50 को अच्छा फाइटिंग टोटल कंसिडर कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर 40-50 भी होता तो इनके लिए मुश्किल ना होता, क्योंकि विकेट्स ही नहीं गिर रही थी उनकी, 3 तो सारी विकेटें गिरी हैं मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान के लिए इतना मुश्किल ना होता इस मैच को डिफेंड करना। लेकिन बहुत अर्ली डेज हैं, पहला मैच था, विकेट का बिहेवियर अभी देखने हैं, आज फिर नया ट्रैक इस्तेमाल होगा। लेकिन सर हुआ वही है, टॉस जीता मैच जीत। देखें ये तो T20 का ट्रेंड ही बन गया पूरी दुनिया में, चाहे वो अंडर 19 हो, चाहे वो जो लेजेंड लीग हो, चाहे कोई भी मैच हो, ये सही है। यहाँ पर तो अब ट्रेंड ये बन गया कि आप पहले दूसरे को खिलाएं
और उसके साथ फिर डिफेंड करें टोटल को, बल्कि उसको चेज करें टोटल को। प्रॉब्लम ये है कि विकेट जो है ना, विकेट T20 होती बैटिंग ट्रैक है, फ्लैट विकेट होती है, चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें, विकेट का बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा ये भी बात करके देखते हैं कि इस वक्त जो मैच होने जा रहा है आज, वो कोयटा और पेशावर के दरमियान है। दोनों बड़ी ज़बरदस्त रिवलरी रखते हैं। कोयटा में सरफराज अहमद हैं, कराची के लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। पेशावर में आज वहाब रियाज नहीं होंगे, शोएब मलिक होंगे। पेशावर की भी बहुत बड़ी सपोर्ट है कराची के अंदर। वो पेशावर ज़ल्मी को डैन सैमी की वजह से भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली डैन सैमी इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था जरा बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से। लास्ट ईयर कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बड़ा ही खतरनाक और एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। बहुत ज़्यादा डिफीट्स का सामना करना पड़ा कोयटा ग्लैडिएटर को। सरफराज का मोराल भी डाउन रहा, लेकिन इस बार एक नए जज्बे और जोश के साथ आए हैं। नया साल है, जाहिर है अभी मैचेस शुरू होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम टीम्स अपना मोमेंटम पकड़ेंगी। चूंकि ये ऐसी गेम है जिसमें हमेशा से 5-7 मैचेस के बाद पूरी गेम तब्दील हो जाती है। जो हार रहे होते हैं वो अक्सर जीत रहे होते हैं। लाहौर कलंदर एक टाइम पे सारे मैचेस जीतती रही और फिर अचानक से हार के बाद उन्हें बड़े अजीब तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है रियाजुद्दीन साहब ने। रियाजुद्दीन साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, दुनिया भर में क्रिकेट को भी कवर करते हैं और दीगर गेम्स को भी। हमारे साथ मौजूद है रियाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ कहना चाहेंगे पहले कल वाले मैच के बारे में और फिर मैं ज़रा आगे बढ़ूंगा और कोयटा पर भी बात करूंगा। रियाज भाई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान। देखें, कल जाहिर है कि पहला मैच था दोनों टीमों के लिए, और जो पहला मैच होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, न सिर्फ इवेंट के हवाले से बल्कि दोनों टीमों के हवाले से भी। तो मैं ये समझता हूँ कल कराची किंग्स की टीम जो थी वो थोड़ी सी डीमोरलाइज नजर आई, और उसकी वजह ये थी कि बहुत सी चीजें उनके हक में नहीं गई। पहले तो ये कि उमर आमिर जो थे उनकी टीम के साथ नहीं थे, फिर इमाद वसीम भी नहीं थे। फिर उसके साथ साथ ये हुआ कि टॉस भी वो हार गए और मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के उनको जाहिर है बैटिंग दी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टनरशिप मतलब अच्छी रही शर्जील की और बाबर की, लेकिन बाबर को जिस तरह से रन्स बनाने चाहिए थे वो उस तरह से रन्स नहीं बना सके। यानी उन्होंने जाहिर है रन्स जो थे वो कम बनाए, बॉल्स उन्होंने ज्यादा खेली, और लग ऐसा रहा था कि जब वो रिजवान के साथ खेलते थे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते थे। लेकिन अब वो दोनों जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जाहिर है खेल रहे थे। तो एक तो ये था कि उनके रन्स जो थे थोड़े से कम बने, जिसकी वजह से वो जब उनकी मतलब ये थे बारी आई तो वो अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर सके बॉलिंग अटैक में। तो ये जो था मतलब कल जो था कराची किंग्स के साथ ये बड़ा मसला रहा। बाकी ये कि मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, खासतौर से रिजवान ने बड़ा जिस तरह से वो खेलते रहे, जिस चीज के लिए मशहूर हैं, और जिस तरह से आईसीसी का उन्होंने अवार्ड हासिल किया तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को एक तरह पर जस्टिफाई किया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। फिर शर्जील के हवाले से मैं कहूँगा कि उन पर अक्सर तनकीद होती है कि वो बड़े बल्कि हैं, उनका वजन ज्यादा है, लेकिन कल वो जिस तरह से उन्होंने 31 बॉल्स पे 43 रन बनाए तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। जबकि बाबर आजम जो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और उनकी कारकर्दगी हमेशा सबके सामने रही है, और उन्होंने आईसीसी अवार्ड भी हासिल किया है और आइंदा भी उनसे अच्छी तवक्कात हैं। लेकिन वो कल जाहिर है 23 रन बना सके 29 गेंदों पे, तो ये चीज भी थी। और अगर आप देखें तो जाहिर है कराची किंग्स का जो बॉलिंग अटैक था वो नहीं था जो होना चाहिए था आमिर और मैद वसीम के बगैर। बाकी ये कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से शान मसूद भी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, रिजवान की, शोएब मकसूद ने भी मतलब 31 रन बनाए। बाकी ये कि मैं ये समझता हूँ कल की जो विकेट थी वो थोड़ी सी स्पिनर्स को फेवर कर रही थी, जिसमें इमरान ताहिर जो थे उन्होंने अपनी बॉलिंग का जादू जगाया और वो 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। चले मैं रियाज भाई जरा अब आगे बढ़ूंगा और पेशावर पे भी बात करेंगे, कोयटा पर भी करेंगे। तस्नीम, लास्ट ईयर 2021 was a horrific year for Quetta Gladiator and especially Sarfraz was a talk of the town last year.
because everybody was talking about Sarfraz, his captaincy, his patience, his temperament. Well, how do you see Sarfraz this year? With captaincy, obviously everybody puts you under a microscope. So every little move you make or move that you don't make becomes something to discuss. So the way that I see Sarfraz's captaincy this year is that it's a new year, it's a new start. You said so yourself. It's a league. Anything can happen in a very short space of time, and we shouldn't forget about Multan Sultans. We shouldn't let our memories be so short that we forget that it was not that long ago that they were amongst some of the more successful teams in the PSL. So not that much has changed. It's been a bad year, sure. I think a fresh start is exactly what Quetta Gladiators will be going into the situation with, and so will Sarfraz. Achha, Tasneem, one thing else. I want your comment on that. It's a change squad as well for Quetta and for Peshawar. They have got Ben Duckett, James Faulkner in the squad. Iftikhar Ahmed coming from Islamabad United to Quetta Gladiator. Dan Lawrence is there, and I know Will Smith is there. He's a good batter. I know him. He's a good batter. Sohail Tanvi, he joined Quetta Gladiator from Multan Sultan. So it's a change squad as well. Yeah, this is exactly the thing with league cricket. Jo international cricket mein zaira nahi hota. You're not swapping and changing. It's not musical chairs. So although that franchises definitely have personalities and characteristics, I think Islamabad United have stayed very consistent in their ethos over the last 6-7 years. So they have characteristics, but because your personnel are continually changing, that's always mutable. That's always something that you can build upon. So I think it's a fresh year for them. And I think some additions like Faulkner are really interesting. Sohail Tanvir is another very experienced bowler who, with that variation and change of pace, could be very difficult to play on these type of decks. So I think it's a fair game, everybody going in. I think if we let the demons of the past hang on for too long, then it's easy to get bogged down before you've even started. So I don't think that Quetta Gladiators will be going into the situation thinking that way. I think it'll be very positive. And from Sarfraz's perspective, I think that it would be good to remember that he was a very instrumental member of the Pakistan side that reinvigorated ODI. No doubt about it. और सरफराज के दौर में पाकिस्तानी टीम नंबर 1 टीम भी रही है. Agree. सरफराज, yes, और सरफराज can change the game और change the momentum anytime. इसमें कोई शक नहीं, उसके अंदर कैपेबिलिटीज है. अब्दुल कदीर राना, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, आज ज़्यादा सपोर्ट किसकी देख रहे हैं? सरफराज का ताल्लुक कराची से, लेकिन वो क्वेटा के कैप्टन है और डे 1 से ही कैप्टन है क्वेटा ग्लैडिएटर के. मेरे ख्याल में जो सरफराज की जो है, जो यहाँ पर लोग हैं उसके बहुत बड़ी तादाद है, और इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की सपोर्टर भी बहुत बड़ी तादाद है. तो 50-50 मतलब कहा जा सकता है और सपोर्टर्स की अगर बात की जाए. और लेकिन अगर मैं आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ज़रूर है जीतना चाहिए ये मैच, क्योंकि पिछला जो PSL था उसमें अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है एज ए कैप्टन सरफराज की. तो उसके जो सपोर्टर्स हैं वो उनको ये उम्मीद है और वो एक्सपेक्ट करते हैं सरफराज से कि जो ये आज का मैच होगा तो इसे ज़रूर जो है वो उसमें कामयाबी हासिल करे. और बहरहाल सपोर्टर्स जो हैं दोनों के बड़ी तादाद में हैं यहाँ पर कराची के अंदर, क्योंकि पश्तून आबादी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर रिहाइश पजीर है. इसके अलावा सरफराज वैसे तो कोयटा के हैं लेकिन उनकी रिहाइश कराची में है, इस वजह से लोग उसको जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. चलिए, ये भी बात सही है और मैं इसी पे था कि सरफराज की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कराची में लोग पेशावर ज़ल्मी के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन है. रियाज भाई, सरफराज उसकी कैप्टनसी लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं रहा और फिर इस वक्त जो स्क्वाड है वो भी चेंज है. बैन कटिंग चले गए पेशावर ज़ल्मी में, बैन कटिंग कोयटा का हिस्सा रहे. काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं कोयटा में भी. और क्या समझते हैं, सरफराज नए मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, भूल जाएंगे सारी पुरानी परफॉर्मेंसेस? देखिए अरसलान, ये सरफराज के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है उनके फ्यूचर के लिए, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इस वक्त कप्तान है और खिलाड़ी भी हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि पेशावर की टीम जो है इससे कम 4 फाइनल जो है उसमें खेल चुकी है, ज्यादा तजुर्बेकार है. अगर आप ऑन पेपर देखें तो पेशावर ज़ल्मी के इम्कानात आज ज्यादा लगते हैं, लेकिन मेरा यह ख्याल है जाती के एज हासिल होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज के इस मैच में, इसलिए कि सरफराज जो है न सिर्फ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं बल्कि उनकी कराची में थोड़ी सपोर्ट भी है. नो डाउट पेशावर के भी यहाँ पर हामी खासे मौजूद हैं, लेकिन कोयटा की टीम जो है कराची में खेलते हुए अपने आप को ज्यादा
कंफर्टेबल महसूस करती है, जिस तरह कराची किंग्स का ये होम ग्राउंड आप कह सकते हैं, तो कोयटा भी कभी होम ग्राउंड है। बाकी ये कि आप देखें कि ज़ाहिर है सरफराज अहमद के साथ जो है बेन डिक्स हैं, बेन लॉरेंस हैं, इरफान अली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, और हो सकता है कि शायद उमर अकमल भी खेलें। अच्छा तो सर, ये- रियाज भाई, उमर अकमल की वापसी हो रही है एक लंबे बैन के बाद, कैसे देख रहे हैं? अगर कोई मौका मिल जाता है तो प्रेशर तो होगा और खुद को साबित भी करना होगा। देखें, बड़े खिलाड़ियों की पहचान अरसलान यही होती है कि जब वो एक जमाने में अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, बीच में उनके साथ बैड पैच आया, मसाइल भी कुछ रहे, और अब एक मरतबा जब उन्हें फिर मौका मिला है, तो यही वो वक्त है कि वो अपनी जो चीजें हैं उसको मैनेज करें और अपनी जो परफॉर्मेंस थी माजी की अच्छी, उसका मतलब ये कि एक मरतबा फिर मुजाहरा करें। तो उनके लिए भी ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, उनके लिए एक अच्छा मौका है फ्यूचर के लिए। अगर उनको मजीद क्रिकेट खेलनी है तो यकीनन इस PSL से फायदा उठाना चाहिए, और यही फायदा जो है सरफराज को भी उठाना होगा, इसलिए कि सरफराज जो है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कप्तान भी रहे। इसमें शक नहीं कि उनको टेस्ट और वनडे की टीम से उनकी परफॉर्मेंस मतलब सही नहीं रखा गया था, लेकिन कम से कम उनको जो है T20 की टीम में रखना चाहिए था। तो अब उनको जो है जस्टिफाई करने का मौका मिला है, और मैं ही समझता हूँ कि दूसरी जानिब अगर आप देखें पेशावर ज़िल्मी, तो वहाब रियाज के ना होने की वजह से शोएब मलिक जो हैं जाहिर है वो कप्तान होंगे, और देखना होगा कि उनके कामरान अकमल जो हैं उनकी जगह शायद इमामुल हक को अगर खिलाया जाता है तो वो जो है किस तरह से मतलब उनकी जगह को पुर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच जो है बहुत ही अच्छा मैच होगा, और दोनों टीमें यकीनन तैयारी के साथ हैं। और मैं एक मतलब फिर देख रहा हूँ जिस तरह से लास्ट PSL में हुआ था कि जो टीम जो थी टॉस जीता करती थी, वही टीम जो है जीतने के उसके चांसेस होते थे। तो कल आपने देखा कि रियाज भाई, वक्त की कमी है, इंशाल्लाह इस पे फिर बहुत ज़्यादा बातें हैं जो होती रहेंगी। ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे हम भी आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तस्नीम समर न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब कराची से और अब्दुल कदीर राना भी कराची से हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर होगी 4 बजे आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।